एयरफोर्स के हवाई हमलों में 40 से ज्यादा। यहाँ हमेशा से भारत विरोधी आतंकवाद का केंद्र रहा है और अब एक बार फिर से एक नया आतंकी अड्डा यहाँ पर बनने जा रहा है। अल बद्र, टीटीपी जैसे ग्रुप्स हमेशा से यहाँ पर एक्टिव रहे हैं। कौन संभालेगा ये नया आतंकी सेंटर, ये भी आपको बता दें। नसर जावेद 2006 के हैदराबाद बम धमाके का मास्टरमाइंड था, सह मास्टरमाइंड था। ये कमान संभालने वाला है। मोहम्मद यासीन जिहाद की शिक्षा देंगे, यानी कि टीचर्स भी सेट कर लिए गए हैं। और हथियार की ट्रेनिंग अनस उल्लाह खान 2016 में एलईटी के गढ़ी हबीबुल्ला कैंप में प्रशिक्षण दिया है। ये तमाम टीचर्स, किसके हाथ में कमान, कौन जिहाद की शिक्षा देगा और हथियार चलाना कौन सिखाएगा, ये तमाम चीजें यहाँ पर सेट कर दी गई हैं। यानी कि पूरी तैयारी कर ली है आतंकवाद की ट्रेनिंग देने की। और इसी बीच भारत के डर से अफगान बॉर्डर पर ट्रेनिंग सेंटर शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब और पीओके के ठिकाने को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा इसको शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मरकज जिहाद के अक्सा का निर्माण किया जा रहा है, आपको बताएं दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा और जल्द ही आतंकवाद की ट्रेनिंग पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी, जिसके लिए टीचर्स की तैनाती कर ली है। हथियार चलाना कौन सिखाएगा, ये सब वहां पर तय कर लिया गया है। जल्द ही आतंकवाद की ट्रेनिंग अब शुरू होगी। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर आपके पास में आऊंगी। हिमांशी जी, आतंकवाद का नया अड्डा बनाने की तैयारी है, ऑपरेशन सिंदूर की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। यहां तक कि टीचर्स भी सेट कर लिए गए हैं कि कौन क्या पढ़ाने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन हम एक चीज समझ लें कि भारत से पाकिस्तान आतंकवाद के ठिकानों को दूर नहीं कर रहा है, बल्कि वो उस क्षेत्र में उनको लेके गया है जहां से अमेरिका और नाटो की वापसी के बाद में नो मैंस लैंड बन गया था। और वहां पर ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि जितना इनको सेफ हेवंस दिया जाएगा, जितना ये हमारी निगरानी से दूर रहेंगे, जितना हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन तक पहुंचने में कठिनाई फेस करेंगी, उतना ज्यादा इनका तंत्र डेवलप होगा। 1987 में देखिए पहली बार पाकिस्तान में लश्कर तौयबा का गठन हुआ था और आईएसआई और पाकिस्तानी फौज ने भारत में प्रॉक्सी वॉर के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तब से अब तक अगर हम देखें तो हमने बहुत ज्यादा आतंकवादी खतरा लगातार, नरसंहार लगातार झेला है, चाहे बॉम्बे का अटैक हो, चाहे पहलगाम का अटैक हो। अब अगर ये सेफ हेवंस बना रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार इनको अलाउ कर रही है, क्योंकि उनका एक पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि भारत के खिलाफ आप अगर इस तरह की मुहिम चलाते रहेंगे तो पाकिस्तान सेफ रहेगा, जबकि ये ऐसे सांप हैं, सबसे पहले ये उसी को डसते हैं जो इनको पाल रहा होता है। अब खतरा सिर्फ भारत को नहीं है, इससे खतरा अब आप देखिए इनको अफगानिस्तान से भी शरण मिलेगी, टीटीपी के नजदीक आ जाएंगे और भी बहुत सारे जो वहां पर इस तरह के संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके पास हथियार हैं, जो रशिया छोड़ के गया था या नाटो वाले छोड़ के गए थे। और ट्रेनिंग तो देखिए इनकी, जो हाफिज सईद है वो बकायदा यूनिवर्सिटी के एक रोल पे था जहां से उसको पेंशन भी मिलती थी। इस तरह के लोग जब इनके साथ जुड़ते हैं, और एक रिपोर्ट थी जो हमने पहले आपके टीवी पे डिस्कस भी की थी कि पाकिस्तान में स्कूल से ज्यादा तो मस्जिदें हैं। तो अगर ब्रेन वॉश करना है, ब्रेन वॉश आपका पूरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ शिफ्ट कर देता है, उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। ट्रेनिंग के लिए आपको जगह बहुत सेफ मिल गई। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ भारत के लिए कंसर्न की बात नहीं है, पूरे एशिया को, पूरे विश्व को, जो स्पेशली पाकिस्तान को एज मुस्लिम उम्मा सपोर्ट करते हैं, या अमेरिका जो है इनको ग्रांट्स दे रहा है, वर्ल्ड बैंक इनकी मदद कर रहा है, आईएमएफ इनकी मदद कर रहा है। ऑल द एजेंसीज हैव टू टेक अ लुक ऑन दिस रिपोर्ट कि ये बहुत सीरियस इंटरनेशनल थ्रेट है बाय पाकिस्तान, बाय स्प्रेडिंग दिस काइंड ऑफ टेररिज्म थ्रू ये जो नया इनका मरकज बनाया गया है उसके द्वारा। हर्षा जी, बिल्कुल, ये तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं मनन जी, इसके बावजूद लगातार पाकिस्तान को शह मिलती रहती है। देखिए इसमें यह है कि ये लेसन, वैसे मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलता, पर ट्रम्प को तो हम सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट और हमारी इकोनॉमिक हेल्थ के ऊपर उन्होंने आघात किया है। पर अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में ये है, और ज्यादा अगर माइक्रो लेवल पे जाएं तो पाकिस्तान के बारे में ये है कि एक बूमरैंग की चीज मैं बात करता हूं बार बार, कि एक बच्चों की फ्लाइंग डिस्क की तरह खिलौना होता है बूमरैंग, उसको आप फेंकते हैं तो वापस वो आपके गले में आके फंसता है और आप ही को नुकसान पहुंचाता है। तो एक तरीके से जिस तरीके के आतंकवाद को सोवियत और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान बढ़ावा दिया था अमेरिका ने, पाकिस्तान को अपना फ्रंटलाइन स्टेट बनाकर
अब वही आतंकवाद, वही सेपरेटिज्म और वही इंसर्जेंसी पाकिस्तान को परेशान कर रही है। एक दो बातें मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा। एक मैंने पुस्तक पढ़ी थी, रॉबर्ट खोल, जो CIA के पाकिस्तान चीफ थे, उनकी पुस्तक का नाम था द घोस्ट वॉर्स। उसमें अमेरिका ने ऐसा कहा, CIA ने ऐसा कहा कि अमेरिका को शक हुआ कि जो पैसा, जो फंडिंग ये लोग दे रहे हैं मुजाहिदीन के अगेंस्ट, जो फंडिंग दे रहे हैं सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, वो पाकिस्तान सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो रातों रात रॉबर्ट कोल ने ये अनुसंधान करके पता लगाया कि रातों रात जैसे ही रॉबर्ट कोल और CIA का डेलीगेशन हेलीकॉप्टर से देखने गया, तो वहां पर पूरी तरीके से एक आर्टिफिशियल टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर खड़ा कर दिया गया रातों रात। और जैसे ही अमेरिकी अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करके लौटे, वो हटा दिया गया, जो वहां पर कुछ था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में ये शब्द यूज करते हैं कि वो फेल्ड स्टेट है। फेल्ड स्टेट मतलब कि वो पूरी तरीके से एक रोग स्टेट भी है, कि जिस राष्ट्र की विदेश नीति और कूटनीति पूरी तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करने में, एड और अबेट करने में हो, और वो फंडिंग लेता हो IMF जैसे जगहों से भी भारत को हार्म करने के लिए, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, भले ही वो पहलगाम हो या हमारा पार्लियामेंट अटैक हो 2001 में, या मुंबई टेरर अटैक्स हो अजमल कसाब के समय के। तो ऐसे राष्ट्र से भारत को, मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़ा छोटा व्यक्ति हूं, पर सिटीजन के रूप में ये कहता हूं कि भारत को सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बातचीत तो बहुत बात की है, पाकिस्तान से तोड़ लेने चाहिए, और पाकिस्तान को एक पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करना चाहिए। और एक छोटी सी बच्चों वाली बात मैं और बोलूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने वाला है दुबई में एशिया कप में क्रिकेट टीम से, हमारे देश में तो जुनून है, और हम लोग खुद भी फॉलोअर्स हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के, पर इस तरीके की कोई भी मीटिंग नहीं होनी चाहिए। और हमारे जो कप्तान है यादव जी, उन्होंने भी हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान के कैप्टन से, और बड़ी तलखी रही दोनों टीमों के मेंबर्स में। तो मोटा मोटी मैं जो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से वैश्विक स्तर पर आइसोलेट करने की जरूरत है, और भारत को डिक्लेयर करना चाहिए। जैसे कि हमास की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो कभी कभी पैलेस्टीन वगैरह इजराइल से राष्ट्रहुड, स्टेटहुड छीन लेते हैं। तो हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ पहल करनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान कितना ही प्रोपेगेंडा करे, कितना ही फॉल्स नैरेटिव बनाए, हमको उसका उत्तर देने के लिए लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे बहुत ऑनेस्ट और अच्छे डेलीगेशन नहीं भेजने पड़े। तो मेरी तो ये सोच है मैम एक्चुअली। जी, और हिमांशी जी, अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से भारत का रुख इसको लेकर रहना चाहिए, क्या कुछ भारत को करना चाहिए, क्या ये वाकई भारत के लिए एक बेहद बड़ा चिंता का विषय साबित हो सकता है? जी हर्षा जी, बिल्कुल भारत के लिए चिंता का विषय है। देखिए, आप भले ही सत्य की नीति पर चलते रहें, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहें, आप जितने मर्जी ऑनेस्ट रहें, लेकिन आपको, जैसा चाणक्य कहते हैं, शठे शठायम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ आपको वैसा ही व्यवहार शोभा देता है। अगर पाकिस्तान की वजह से हमारे देश के अंदर मासूमों की जान जाती है, हमें विश्व पटल पे जाकर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि वी नीड टू एक्चुअली टेक अ फ्रेश लुक एट आवर पॉलिसीज एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री, जैसा कि मनन जी ने भी कहा है। अगर हम अपने सत्य की राह पे चलते रहें और अपने विकास पे ध्यान दें, तो भी देखिए ये शांत बैठने वाले नहीं है। एक डिस्टर्ब पाकिस्तान लगातार हमारे देश में भी डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता है। हमने पहले तो इन पे आज तक अटैक नहीं किया कि हमारी तरफ से पहले इन पे कोई अटैक किया जाता रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जबकि इनकी तरफ से लगातार हम हर साल, हर एक दशक में कुछ ना कुछ इस तरह के पूरी दुनिया को सबूत दे रहे हैं। तो हमें क्यों जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान में हमारा ये खौफ क्यों नहीं है कि वो एक इस तरह का कोई भी अटैक करने से पहले वो 10 बार सोचे। देखिए, हमने कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नस्लें जो हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके थरथर कांपेंगी, लेकिन अभी क्या हुआ है, इन्होंने जो टेररिस्ट कैंप है वो शिफ्ट कर दिए हैं, they've again started. So if they already have terrorism in their DNA, तो उस DNA को हमें लगता है कि बदलने की जरूरत है।
और अपनी जो बातें हैं उनको सिर्फ बातों से ना करके एक तीव्र कड़वाहट के साथ में, तीव्र चेतावनी के साथ में और तीव्र एक्शन के साथ में पूरी दुनिया को भी बताना है। और पाकिस्तान के साथ में तो मुझे लगता है अपने सारे रिश्ते कट ऑफ कर देने चाहिए। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले अपनी नीतियों में बदलाव किया था तो हमने इनका वीजा कैंसिल किया था, लेकिन तब भी हमने इनको मेडिकल वीजा जो है वो एक्सटेंडेड रखा था। हम तब भी एक अच्छे देश की तरह इनकी तरफ मुझे लगता है कि प्यार के साथ में या सहानुभूति के साथ में देख रहे थे। मुझे लगता है इनको इस तरह की सहूलियतों की कोई जरूरत नहीं है। व्हाई शुड वी गिव देम मेडिकल टूरिज्म? तो हमें अपनी सख्ती को सिर्फ बार्ब्ड वायर के थ्रू सिर्फ बॉर्डर पे नहीं रखना है, बल्कि पूरे विश्व में अपनी सख्ती को, जैसे कि आज किया गया है भारत के द्वारा, बताना है और उसके एक्शंस लेने हैं। कैसे ये हमारे बार बार विरोध के बाद फंडिंग ले आते हैं, कैसे हमारे विरोध के बाद में इनको अमेरिका बुला के लंच और डिनर कराता है, किस तरीके से इनकी फंडिंग हो रही है। आई थिंक हमें बहुत जरूरत है अपने प्रोपेगेंडा के हिमांशी साथ। जी, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान खुद को बेचने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहता है, जिस तरीके से अपने खनिजों की डील आए दिन करता रहता है, और बलूचिस्तान जिसके वो असल में खनिज हैं उन तक उसका लाभ भी नहीं पहुंच पाता, और इसके अलावा सीपेक डील्स से चाइना को लगातार लॉर करता रहा है। एक ये भी तो बहुत बड़ी वजह है ना कि जो शेयर लगातार मिलती रहती है। हर्षा जी देखिए, जिसके पास जो होगा वो उसको बेचेगा, और एज अ कंट्री उसको पूरा हक है। देखिए मैं उसके सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव दे रही हूँ कि जिस कंट्री में कोई इंडस्ट्री नहीं है, आप देखिए हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे 4000 5000 लोग एक एक इंडस्ट्री में काम करते हैं। पाकिस्तान में आप मुझे वैसी कोई इंडस्ट्री गिनवा दीजिए सिवाय इनके आतंकवादी ठिकानों के। दे डू नॉट हैव इंडस्ट्रीज। तो इनकी जो नलायक जनता है वो कहाँ जाएगी? वो या तो ट्रेडिंग करते हैं, या फिर वो थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, या वो सारे आतंकवाद में है। तो जिसके पास जो होगा वो वही बेचेगा। और जहां तक बीएलए का सवाल है और बलूचिस्तान का सवाल है, देखिए पाकिस्तान ने भले ही इनके पंजाबी जो हैं वो पूरा कब्जा करके रखते हो इनकी सियासत पे, लेकिन बलोचों के साथ तो लगातार अन्याय हो रहा है। इनफैक्ट कि अगर पीओके को भी देख लीजिए तो वहां पे क्या डेवलपमेंट है, बलूचिस्तान में क्या डेवलपमेंट है, ये हर किसी को लेके आते हैं। चाइना को लेके आए, चाइना ने अपनी फंडिंग रोक दी थी, फिर दोबारा एससीओ के बाद में दे हैव एग्रीड टू सम एक्सटेंट। अमेरिका को लेके आ रहे हैं। अमेरिका इज नॉट रियलाइजिंग कि बलोचों के साथ में वो ऐसे युद्ध में फंसेगा जैसा कि वो अफगानिस्तान में था, वियतनाम में था। वो फिर अपना सब कुछ छोड़ के वहां से नंगा भागेगा। सो पाकिस्तान इज प्लेइंग, और वो पपेट नहीं है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान रो रो के इन सबको अपना पपेट बना देता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी कंट्रीज को भी ये ना सोचे कि हम पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मनन जी ने बताया था कि उन्होंने रातों रात टेररिस्ट कैंप इकट्ठे कर दिए थे, खड़े कर दिए थे। पाकिस्तान प्लेज व्हाट द गेम पाकिस्तान वांट्स टू प्ले, और वो इन सबको अपने गेम में अपने हिसाब से नचा रहा है। इट इज नॉट अ वीक कंट्री प्लीज, इट इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री। जो शातिर लोग होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, पाकिस्तान के पास वो बदमाशी वाला दिमाग है, और ये बड़े बड़े बाहुबलियों का इस्तेमाल रो के पीट के अपने हिसाब से करता है। तो आई थिंक ये उसका फेस हमें बहुत जरूरत है कि विश्व के सामने उसका मुखौटा खींचकर उसकी सच्चाई हम वापस पूरी दुनिया को दिखाएं। तभी हमें लगता है कि उसकी फंडिंग रुकेगी और हम किसी तरीके से सुरक्षित महसूस करेंगे, rather than getting into unnecessary skirmishes all along the border and on diplomatic fronts। हर्षा जी बिल्कुल। और मनन जी, जिस तरीके से ये तमाम रिपोर्ट्स लगातार निकलकर साफ आती हैं, वाकई ये सारी रिपोर्ट्स ये साफ कर देती हैं कि वहाँ की आम जनता का हश्र क्या होगा। इस सब के बावजूद वहाँ पर इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी वहाँ पर आतंकी सेंटर ही बनाए जा रहे हैं। आम जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। इवन जो रिलीफ फंड्स भी वहाँ पर मिलते हैं उसको आतंकी सेंटर्स की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी हम IMF के नियम, कायदे, कानून और जो रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की गवर्नेंस को चेंज करने के लिए और रिफॉर्म लाने के लिए, तो 11 कंडीशंस IMF ने रखी हैं। और बीच में ये हुआ था कि 2018-19 में IMF ने कहा था कि अगर आपको $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज चाहिए तो आपको पहले तो टैक्सेस वहां पर बढ़ाने पड़ेंगे, वहां के लोकल लोगों के ऊपर, वहां के सिटीजन्स के ऊपर, और सब्सिडीज एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर में जो मिलती है, जो हर डेवलपिंग राष्ट्र करता है, वो भी आपको हटानी पड़ेंगी। पर
वहां के रूलर्स ने, हुक्मरानों ने ये बात नहीं मानी, एक बार मान ली और 2019 में वापस वो पुरानी इंडिजीनियस और प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी पे 2019 में लौट आए। तो आईएमएफ ने अपना जो $7 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज था वो करीब करीब रोक दिया। फिर भी अभी भी कहा जा रहा है कि रिव्यू के बाद आईएमएफ ऐसा कह रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ अपने मूलभूत गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को, फाइनेंशियल मार्केट्स को और डोमेस्टिक पॉलिसी को हल्का फुल्का चेंज किया है। तो आप यही देख लीजिए कि जो कंट्री आईएमएफ के उधार पे टिका हुआ है, आज से नहीं, ये बेल आउट पैकेजेस 25 साल से आईएमएफ से ले रहा है पाकिस्तान, तो उस देश को तो अगर वहां के हुक्मरान ऑनेस्ट हैं, अगर वहां पर डीप स्टेट नहीं है, अगर वहां पर आर्मी रूल नहीं करती है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो जनमानस की भलाई, वेलफेयर के लिए वहां पर काम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा सा मैक्सिम मुझे याद आती है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। पाकिस्तान के पास वो इंटरनल टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है, वो इकोनॉमिक बैकअप नहीं है कि वो भारत जैसे या किसी और बड़े राष्ट्र के साथ मिलिट्री संघर्ष कर सके। तो एक तरीके से ये बिजनेस है, पाकिस्तानी आर्मी का धंधा है, ये धंधा है पर गंदा है, ऐसा पाकिस्तान बोलता है कि वहां पर एक तरीके से भारत का कनार्ड, भारत को सैटेनिक बनाकर पोर्ट्रे किया जाता रहा है 1947 से, और उसके बेसिस पे हथियार लेता है, टेक्नोलॉजी लेता है और इकोनॉमिक बेल आउट पैकेजेस पाकिस्तान लेता रहा है। तो एक तरीके से अगर हम अमेरिकी नॉमेनक्लेचर को बोरो नहीं करें तो हम ये कह सकते हैं कि रोग स्टेट नहीं है भाई पाकिस्तान, पर फेल्ड स्टेट है। राष्ट्र की जो डेफिनेशन होती है कि एक बाउंड्री होती है राष्ट्र में एक सॉवरेनिटी, संप्रभुता होती है सरकार के पास, और लोगों का अमन चैन होता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से पूरी तरीके से परिलक्षित नहीं होती पाकिस्तान के आवाम पे। तो मुझे लगता है कि एक अनस्टेबल नेबर है, पर हम नेबर भी ना कहें, और हमें पूरी तरीके से, जैसा मैम ने भी बोला, इनको बेनकाब करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि रीथिंक कहीं ना कहीं विदेश नीति में और डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन में जरूरत है, जब फ्रांस, कनाडा और अमेरिका ओपनली कह सकते हैं कि पैलेस्टाइन को वो बहुत जल्दी ही एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र का दर्जा देंगे, जो कि भारत से पावरफुल नहीं है मिलिटरीली और इकोनॉमिकली। तो हम ये कड़ा रुख पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं अपना सकते, बस मेरा यही प्रश्न। बिल्कुल। और हिमांशी जी, जिस तरीके से ये तमाम आतंकी अड्डे शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो क्या ये वाकई डर है या इसके पीछे कोई और रीजन? हर्षा जी, डर तो है। देखिए, डर तो है ही, डर की कोई, हम ये नहीं कहेंगे कि डर नहीं है, कि जिस तरीके से एक ही रात में इनके 9 ठिकाने ध्वस्त हुए और मसूद अजहर की फैमिली पूरी तबाह हो गई, तो डर तो है। लेकिन अब ये जो है, ये बहुत बड़ी एक मैं कहूंगी स्ट्रेटेजिक मूव है पाकिस्तान की, कि इनको इतना अंदर ढकेल दो कि भारत के जो भी स्पाई नेटवर्क्स हैं या भारत के जो भी खुफिया तंत्र हैं वो उन तक ना पहुंच पाए। और दूसरा, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट जो हैं उनके साथ में मिलके इनको ट्रेनिंग हम दिला सके। देखिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व में कोई भी आतंकवादी हमला कहीं पे भी होता है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आप देखिए तो बैक चेन जो है पाकिस्तान में जाके मिलता है। सो इनका ये